हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आई एम श्योर दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल, राइट? व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, यूनिट 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टॉर्म एंड इट हैज बीन रिटन बाय वॉल्टर फार्ले। द स्टॉर्म क्या है? द स्टॉर्म मतलब तूफान। अब ये तूफान इस चैप्टर में किस बारे में बात करने वाला है, ये तो चैप्टर पढ़ के समझ में आएगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नोइंग आवर ऑथर एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. Walter Farley was an American writer who loved horses and wrote stories about them for children. So ये for children है. He learned all about horses from his uncle who was a professional horseman. अब यहाँ जो हम वॉल्टर फार्ले की जो बात कर रहे हैं, ये एक अमेरिकन राइटर थे जो कि बहुत ज़्यादा घोड़ों से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, और उनकी जितनी भी स्टोरीज होती थी वो उसमें हॉर्सेस के बारे में लिखते थे और चिल्ड्रन के लिए लिखते थे। मतलब वो जो उनका जो मतलब उनकी जो सारी स्टोरीज होती थी वो किसके लिए बेस्ड होती थी? बच्चों पे ऊपर होती थी। He learned all about horses from his uncle. उन्होंने हॉर्सेस के बारे में सब कुछ किससे सीखा था? अपने अंकल से सीखा था, जो एक प्रोफेशनल हॉर्समैन थे, मतलब वो एक प्रोफेशनल घुड़सवार थे. He wrote several books of which The Black Stallion was the most famous. Okay, this is Stallion. The Black Stallion was the most famous. अब हम आते हैं हमारे चैप्टर में. A young boy, Alec, is sailing home to America after visiting his uncle in India. So एक young boy है जिसका नाम है एलेक, वो जो है he is sailing home to America, मतलब वो वापस सेल करके अमेरिका जा रहा है after visiting his uncle in India. इंडिया गया था वो अपने अंकल से मिलने के लिए, अब वो वापस कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है. When the ship called the Drake, अब ये जो शिप थी जिसका नाम क्या था? ड्रेक शिप का नाम है. स्टॉप्स एट अ पोर्ट, वो जब एक पोर्ट पे रुकती है, अ ग्रुप ऑफ मेन ड्रैग अ ब्यूटिफुल अनटेम्ड ब्लैक स्टेलियन ऑन बोर्ड. तो जब ये जो शिप है जिसका नाम ड्रेक है, ये एक पोर्ट पे रुकती है, तो कुछ लोग जो होते हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अनटेम्ड मतलब जो पालतू नहीं है, जिसको अभी तक आपने अपने कब्जे में नहीं किया हुआ है. अनटेम्ड का मतलब क्या होता है? जिसको अभी तक आपने टेम नहीं किया है, जिसको अभी तक आपने अपने हिसाब से ढाला नहीं है, वैसा एक ब्लैक स्टेलियन मतलब मेल हॉर्स, वो उसको लेके आए शिप पे. Alec loves horses and is captivated by this animal that won't let anyone come near him. अब Alec जो है उसको horses बहुत पसंद है. And he is captivated मतलब fascinated. बहुत ही ज़्यादा वो एकदम दिलचस्प लग रहा है उसको इस एनिमल को देख के, और वो मतलब ये एनिमल अनटेम्ड है, वो किसी को अपने पास आने भी नहीं दे रहा है. Okay, so now let's see what happens. In a bid to befriend the horse, which is called the Black, Alec starts leaving lumps of sugar at its stall every night. अब यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं, जो स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होने के पहले जो हमको उसका थोड़ा सा जो नॉलेज दिया हुआ है, कि वो क्या है, अब हॉर्स से दोस्ती करने के लिए, इन अ बिड टू बी फ्रेंड मतलब एक कोशिश कि वो हॉर्स से दोस्ती कर ले, इसके लिए और इस हॉर्स का नाम क्या रखा गया है? ब्लैक. एलेक क्या करता है? रोज जो है उसके स्टॉल के बाहर लम्स ऑफ शुगर डाल देता है, बिकॉज घोड़ों को शुगर बहुत अच्छा लगता है, तो वो लम्स ऑफ शुगर डाल देता है सो दैट वो उससे फ्रेंडशिप हो जाए एवरी नाइट. वन नाइट अ टेरिबल कैलामिटी स्ट्राइक्स द शीप. अब एक रात को क्या होता है? एक बहुत बड़ा तूफान आता है. कैलामिटी मतलब क्या होता है? कैलामिटी का मतलब होता है अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून और डिजास्टर. एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो शिप के ऊपर आ जाती है. What happens to the boy and the horse? अब हम स्टोरी में ये देखेंगे कि इस बॉय का और उस हॉर्स का होता क्या है. So let's start the chapter finally. The night was hot and still. Heavy clouds blacked out the stars and long streaks of lightning raced through the sky. जो नाइट थी वो अभी भी कैसी थी? हॉट थी, स्टिल थी, मतलब अभी भी लंबी रात थी. हैवी क्लाउड्स ब्लैक्ड आउट द स्टार्स, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे जिसकी वजह से स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे थे. एंड लॉन्ग स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग रेस्ड थ्रू द स्काई, और बिजली चमक रही थी. द ब्लैक हैड हिज हेड आउट द विंडो. ब्लैक जो है उसने विंडो से बाहर अपना जो है सर निकाल के रखा था. हिज ईयर्स
pricked forward, उसके जो कान थे वो बाहर की तरफ खड़े हुए थे. His nostrils quivering, और उसकी जो nostrils थी, जो उसकी नाक के जो गड्ढे होते हैं वो quiver कर रही थी, मतलब शिवर कर रही थी. His black mane flowing, और उसका जो पूरा black mane था, मतलब जो घोड़े के सर पे जो बाल होते हैं वो फ्लो कर रहे थे हवा में. Alec could not turn his eyes away. He could not believe such a perfect animal existed. Alec किसी और को देख ही नहीं पा रहा था, मतलब उसकी आंखें थम गई थी उस जानवर को देख के. उसको लगा इतना परफेक्ट क्रिएचर कैसे हो सकता है. Just then the black turned, whistled as he saw the boy, and again faced the water. Just then the black turned, तभी black ने टर्न किया. Whistled as he saw the boy, जैसे उसने इस लड़के को देखा तो उसने whistle किया और वापस जो है वाटर की तरफ फेस कर लिया. Alec felt elated. It was the first time that the stallion had not drawn back into the stall at the sight of him. तो यहाँ पे क्या हुआ, एलेक बहुत ज्यादा खुश हो गया. Elated मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस. उसको लगा पहली बार उसने, मतलब जो ब्लैक था, जो हॉर्स था, उसने इसको देखा और वो वापस अपने शेड में नहीं चला गया. मतलब यहाँ पे उसने सिर्फ उसको देखा और वो मुड़ गया, लेकिन वो गया नहीं, उसने उसको टोटली अवॉइड नहीं किया. Moving closer, he held out the sugar in the palm of his hand to the stallion. अब वो क्या है, बहुत घबराते हुए उसके पास गया और इस बार शुगर जो है नीचे रखने की जगह उसने अपने पाम में रखा उसको देने के लिए. The black turned and whistled softly this time. Black turn हुआ और धीरे से इस बार उसने whistle किया. Alex stood his ground. Stood his ground का मतलब क्या होता है, मतलब वो डरा नहीं और जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा. No one had been this close to the stallion since he came on board. अभी तक कोई भी इतना नजदीक नहीं आया था उस घोड़े के जब से वो इस शिप पे आया था. But Alec knew that it would not be wise to get any closer and so placed the sugar on the sill. अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसको लगा और पास तो नहीं जाना चाहिए. एलेक को लगा कि नहीं, ये समझदारी नहीं होगी, मुझे और पास नहीं जाना चाहिए. उसने शुगर को नीचे रख दिया. The black looked at it, then back at the boy. उसने शुगर को देखा, घोड़े ने उस शुगर को देखा और वापस फिर उस लड़के की तरफ देखा. Slowly he moved over and began to eat the sugar. फिर वो थोड़ा आगे गया, उसने शुगर खाना स्टार्ट किया. Alec watched him for a moment satisfied. उसने बहुत खुश होकर उसको थोड़ी देर तक के लिए देखा. Then as the rain began to fall, he went back to his cabin. और जैसे ही जोर से बारिश होने लग गई वो वापस अपने केबिन में चला गया. In the middle of the night, the drake lurched crazily, awakening Alec, who was thrown onto the floor. Outside there was deafening rolls of thunder. In the middle of the night, अचानक से आधी रात में, middle of the night, the drake lurched crazily. The drake मतलब हम बात कर रहे हैं जो ship की. Lurched का मतलब क्या होता है, made sudden uncontrolled movements forward and backward or from side to side. अब जैसे बहुत ही ज्यादा अगर मान लो हाई वेव्स आती है तो शिप क्या होता है, पूरा ऊपर नीचे होता है. सो उसको बोलते हैं लर्च करना. तो जो ड्रेक थी, जो शिप थी, वो क्रेजीली लर्च कर रही थी. और एलेक की नींद कैसे खुल गई, क्योंकि वो अपने बिस्तर से नीचे गिर गया था. तो वो जो था जैसे ही नीचे गिर गया उसकी नींद खुल गई. और बाहर जो था डेफनिंग साउंड्स थे रोल ऑफ थंडर के, मतलब बाहर जो है बिजली कड़कने की एकदम इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि वो डेफनिंग थी. His first storm at sea, और ये उसका पहला उसने तूफान देखा था सी में. He pushed the light switch. It was dead. उसने लाइट ऑन करने की कोशिश करी लेकिन there was no light. A flash of lightning illuminated the cabin. तभी बहुत जोर से बिजली कड़की और उससे थोड़ा सा रोशनी दिखा उसको. The top of his desk had been swept clear and the floor was covered with broken glass. उसका जो डेस्क था वो नीचे गिर चुका था और उसमें वो जो भी ग्लास का बना होगा वो पूरा टुकड़े टुकड़े जो थे फ्लोर पे आ चुके थे. Grabbing a pocket knife which was a parting gift from his uncle, he strapped on his life jacket hoping that he would not need either. अब क्या थे, जब इंडिया से वापस जब वो आ रहा था तो उसके अंकल ने उसको एक पॉकेट नाइफ दी थी, तो उसने वो पॉकेट नाइफ ली और उसके अलावा उसने अपना लाइफ जैकेट पहना और भगवान से प्रे किया कि इन दोनों की उसको जरूरत ना पड़े, लेकिन वो वहां से गया. Opening the door, he staggered to the deck and hung on to the rail. जैसे उसने दरवाजा खोला, he staggered to the deck, मतलब वो डेक को ही पकड़ के खड़ा रहा. and hung on to the rail, मतलब जो वहाँ रेल जो रस्सियां बंधी थी उसको पकड़ के खड़ा रहा. The shouts of Captain Watson and the crew could be heard faintly above the roar of the winds. जो कैप्टन थे और बाकी के जो क्रू मेंबर्स थे वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज आई थी, मतलब इतनी जोर से हवा चल रही थी उसके बाद भी उनकी आवाज आ रही थी. Huge waves
swept from our end of the drake to the other. बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी, तूफान आया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर सपोज दिस इज द शिप, अगर दिस इज द शिप तो लहरें जो थी इस तरीके से मूव करी थी, मतलब पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक आगे चली जा रही थी. Hysterical passengers crowded into the corridor. अब hysterical का मतलब होता है in a state on uncontrolled fear, anger और excitement. जो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, परेशान हो गए थे, वो सारे passengers जो थे वो कॉरिडोर में जाके क्राउड कर लिया उन्होंने. Alec was genuinely scared now. अब उसको बहुत जोर से डर लग रहा था. Never had he seen a storm like this. उसने कभी ऐसा storm नहीं देखा था. For what seemed hours, the drake fought wave after wave, trembling, turning on its side, yet somehow managing to stay afloat. मतलब for what seemed hours, ऐसा लग रहा था कि कितने घंटों बीत गए हैं और जो वो शिप थी वो फाइट कर रही थी इतनी बड़ी बड़ी लहरों से, कभी वो ट्रेम्बल कर रही थी, कभी वो एक साइड टर्न हो रही थी, लेकिन किसी तरीके से वो अभी भी फ्लोट कर रही थी. The storm began to subside a little and Alec felt new hope. तभी जो है स्टॉर्म जो है हल्का सा थमा, सबसाइड मतलब हल्का सा थमा और एलेक के अंदर एक नई होप आई. But then there was a sharp crack and the ship shook. और तभी जैसे उसको लगा स्टॉर्म कम हो गया, तभी जो है उसने क्या सुना, एक शार्प क्रैक, जैसे कि शिप के टूटने की आवाज आई. एंड द शिप शुक, और शिप हिली. Alec was thrown flat on his face, which felt hot and sticky with blood. एलन जो है बहुत जोर से नीचे गिर गया और सीधा वो अपने फेस के बल पे गिरा, और जैसे ही वो गिरा तो उसके माउथ से, उसकी नोज से ब्लीड होने लगा. एंड द ब्लड फेल्ट वार्म. Then he became conscious of screaming passengers climbing, crawling and stepping over him. Meanwhile, the drake had become still, its engines had gone dead. तो तभी क्या हुआ, उसके बाद जैसे पहले उसको वो बेहोश हो गया, जैसे ही उसको थोड़ा होश आया तो उसने देखा लोग जो थे स्क्रीम करते हुए भाग रहे थे, कोई कहीं चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लोग उसके ऊपर से चले जा रहे थे, उसको उसके ऊपर स्टेप करके चले जा रहे थे. और जो ड्रेक, जो शिप थी, उसका पूरा इंजन बंद हो चुका था और अब वो एक जगह खड़ी हुई थी. Struggling, Alec pushed himself to his feet and made his way along the deck. किसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए एलेक जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ और वो डेक की तरफ जाने लगा. His startled eyes took in the scene about him. His startled eyes, startled मतलब his startled eyes like spoke in a low voice. Took in the scene about him मतलब carefully observe what was going on around him. तो उसकी जो startled eyes थी, उसे लगा ये सब क्या हो रहा है. थोड़ी देर पहले तक life was so different. अब वो हर चीज देख रहा था कि उसके आसपास हो क्या रहा है. The drake, struck by lightning, seemed almost cut in half. They were sinking. जो उनकी जो शिप थी उसको लाइटनिंग ने बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक किया था. वो शिप ऑलमोस्ट 2 पार्ट में टूट गई थी और अब वो लोग डूब रहे थे. The crew were manning the lifeboats and Captain Watson was shouting directions. One boat was being lowered into the water. जितने भी क्रू थे they were manning मतलब they were operating the lifeboats. अब वो lifeboats को जो है पानी में डाल रहे थे so that they can save people. और जो कैप्टन थे वो directions shout कर रहे थे कि यहाँ डालो, वहाँ डालो. A large wave caught it and turned the boat and its occupants into the sea. और तभी क्या हुआ, जैसे ही एक लाइफ बोट थी उन्होंने उसको नीचे उतारा, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जिनकी जान बचाने के लिए वो उनको शिप से नीचे उतार रहे थे. और तभी एक बहुत बड़ी सी वेव आई और वो पूरी की पूरी लाइफ बोट पलट गई और जितने उसमें लोग बैठे थे वो सब सी में चले गए. The second lifeboat was being filled and Alec waited his turn, but when it came, the boat had reached its quota. So second lifeboat है उसको नीचे मतलब it was like उसको पूरा भरा गया, लोग उसमें बैठने लग गए. Alec अपनी टर्न का वेट कर रहा था, लेकिन जब तक उसकी टर्न आई तब तक वो बोट जो थी फुल्ली ऑक्यूपाई हो चुकी थी एंड उसको उसकी जगह नहीं मिली. Wait for the next one, Alec. Captain Watson said sternly. कैप्टन ने बोला अगली लाइफ बोट का वेट करो. He put his arm on the boy's shoulder, softening the harshness of his words. तो उन्होंने बोला बहुत हार्श तरीके से था, लेकिन उसको काम डाउन करने के लिए उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा कि वेट करो, तुम्हारा टर्न आएगा. Just then Alec thought of the black. तभी एलेक को ब्लैक की याद आई, उसके घोड़े की. What was happening to him? Alec fought his way out of line and toward the stern of the boat. उसको लगा यार उसका क्या हो रहा होगा, और वो मतलब किसी भी तरीके से लाइन से निकलते हुए दौड़ते हुए वापस टर्न मतलब बैक ऑफ द शिप, जहां पे वो घोड़ा बंधा हुआ था वहां पे गया.
If the stallion was alive, he was going to set him free and give him a chance to fight for life. उसको लगा अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो उसको फ्री कर देगा और उसको एक चांस देगा कि वो अपने आप को बचा सके. The stall was still standing, और जहां पे वो ब्लैक का जो स्टॉल था वहां पे वो अभी भी मतलब वो टूटा नहीं था, वो स्टॉल अभी भी स्टैंडिंग था. Alec heard a shrill whistle rise above the storm. उसको घोड़े की आवाज आई, एक shrill मतलब बहुत ही हल्की सी whistle की आवाज आई. He rushed to the door and swung it open. वो डोर के पास गया, उसको जोर से उसने खोल दिया. For a second the mighty hoof stepped pounding and there was silence. For a second the mighty hoofs मतलब जो उसके पैर थे उसको उसकी पाउंडिंग की आवाज आई. उसके बाद there was silence. Alec backed away slowly. Alec जो था वो धीरे से वापस पीछे की तरफ हुआ. Then he saw the black, his head held high, his nostrils blown out with excitement. तब उसने ब्लैक की तरफ देखा, उसका सर एकदम ऊंचा था, उसके nostrils जो थे एक्साइटमेंट से एकदम blow out हो चुके थे. The horse snorted and plunged straight for the rail. जो हॉर्स था उसने स्नॉट किया, आवाज निकाली लाइक जैसे हॉर्सेस निकालते हैं, एंड प्लंज स्ट्रेट फॉर द रेल विच वाज ब्रोकन एट दिस पॉइंट लीविंग नथिंग बिटवीन देम एंड द ओपन सी. और वो तुरंत किसकी तरफ गया, वो रेल की तरफ जाने लगा. और अब क्या है, कुछ रेल्स तो थे ही नहीं, पूरा सब कुछ खुला हुआ था, तो वो ओपन सी की तरफ जाने लगा. द ब्लैक स्वर्ड एज ही केम नियर एलेक एंड द बॉय रियलाइज्ड दैट द स्टेलियन वाज मेकिंग फॉर द होल. The black swerved मतलब होता है टर्न सडनली. वो ब्लैक जो था वो उसने सडनली टर्न किया और वो एलेक के पास आया. एंड द बॉय रियलाइज दैट द स्टेलियन वाज मेकिंग फॉर द होल. और उसको समझ में आया दैट ही वाज मेकिंग फॉर द होल. द हॉर्सेस शोल्डर ग्रेज्ड एलेक हु वेंट फ्लाइंग इनटू द डीप. जो हॉर्सेस का जो शोल्डर था इट ग्रेज्ड मतलब टच्ड एलेक, टच्ड लाइटली, who went flying into the deep मतलब another word for sea or ocean. When he came up, he heard an explosion and he saw the drake settling into the water frantically. He looked around for the lifeboat but there was none in sight. अब वो जो घोड़ा था उसने जंप किया, वो पानी में जंप कर गया. जब वो when he came up, जब वो ऊपर आया तब उसने क्या देखा, उसने एक जोर से एक्सप्लोजन सुना और वो पूरा जो ड्रेक थी, जो शिप थी, अब वो पूरी पानी के अंदर जा रही थी. फ्रैंटिकली बहुत ज्यादा परेशान होके उसने इधर उधर देखा कि कोई लाइफ बोट हो जिसमें वो चला जाए, लेकिन अब कोई लाइफ बोट नहीं बची थी. देन ही सॉ द ब्लैक स्विमिंग नॉट मोर देन 10 yards अवे. तब उसने देखा वो जो घोड़ा जिसको उसने बचाया था वो ज्यादा दूर नहीं स्विम कर रहा था. समथिंग फ्लोटेड बाय हिम, अ रोप व्हिच वाज अटैच्ड टू ब्लैक्स हॉल्टर. कुछ जो था उसके पास लटकते हुए फ्लोट कर रहा था. वो क्या था, ब्लैक्स हॉल्टर मतलब होता है स्ट्रैप और रोप प्लेस अराउंड द एनिमल. जो उसको पकड़ने के लिए जो रोप होता है वो रोप उसको हॉल्टर कहते हैं, वो उसके साथ लटक रहा था. द सेम रोप दैट दे हैड यूज्ड टू ब्रिंग द स्टैलियन अबोर्ड एंड व्हिच दे हैड नेवर बीन एबल टू गेट क्लोज टू द हॉर्स टू अनटाई. ये वही रोप था जो उन्होंने उसको लेके आने के लिए यूज किया था, लेकिन वो कभी उनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको अनटाई कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, वो बिल्कुल अनटेम्ड था. इसीलिए विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक, अब एलेक ने एक बार भी नहीं सोचा, एलेक ग्रैब्ड होल्ड ऑफ इट. उसने उसको उसके हॉल्टर को पकड़ा. देन ही वॉज पुल्ड थ्रू द वाटर, और उसको पानी में चला गया वो, इनटू द ऑन कमिंग वेव्स. जो वेव्स आ रही थी वो उसमें चला गया. He was too tired now to think about what he had done. अब वो इतना थक चुका था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसने क्या किया है, सही किया या गलत किया है. He only knew that he had the choice of remaining in the water alone or being pulled by the black. उसे पता था उसके पास दो ही choices हैं, या तो वो नॉर्मली सी में जंप कर जाए अकेला और शायद डूब जाए, और या तो वो ब्लैक के साथ जाए, हो सकता है बच जाए. If he was to die, he would rather die with the mighty stallion than alone. With one last look behind, he saw the drake sink into the sea. उसको लगा अगर उसे मरना ही है तो वो अकेले क्यों मरे, ये mighty stallion जो ये इतना बड़ा घोड़ा है उसके साथ वो जो है उसके साथ रहना पसंद करेगा. फिर उसने पीछे देखा और एक लास्ट लुक में जो पूरी शिप थी वो पानी के अंदर जा चुकी थी. For hours Alec battled the waves. घंटों तक वो लोग जो है तैरते रहे और वो लोग वेव्स से जो है बैटल करते रहे. He could hardly hold his head up. वो अपना सर ऊपर कर ही नहीं पा रहा था. Suddenly he felt the rope that was tied securely around his waist slacken. तभी उसने देखा जो उसके वेस्ट से जो रोप अभी अच्छे से बंधी हुई थी, it slacken मतलब वो थोड़ी लूज हो गई.
द ब्लैक हैड स्टॉप्ड स्विमिंग, ब्लैक ने स्विम करना छोड़ दिया था, रोक दिया था. एलेक एंशियसली वेटेड, peering into the darkness. After a few minutes, the rope became taut again. So अब मे बी ब्लैक जो था ही वॉज टायर्ड, उसकी वजह से वो थोड़ी देर रुक गया था. एलेक एंशियसली वेट करता, उसे नहीं पता था अब उसके साथ क्या होगा, वो सिर्फ डार्कनेस में देख रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा. और कुछ मिनट बाद वापस जो रोप थी वो टाइट हुई. टॉट अगेन का मतलब हो गया स्ट्रेच्ड, पूरी टाइट हुई. एंड द हॉर्स हैड चेंज डायरेक्शन, और हॉर्स ने डायरेक्शन चेंज कर दिया था. 4 times the black altered his course and Alec wondered whether the stallion's wild instinct was leading him to land. 4 बार ब्लैक ने अपना रास्ता बदला. ऑल्टर्ड हिज कोर्स मतलब अपना रास्ता बदला. और एलेक सोच रहा था कि हो सकता है ये उसका वाइल्ड इंस्टिंक्ट हो, जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनको लगता है, उनको नेचर ज्यादा समझ में आता है, तो हो सकता है ये उसका वाइल्ड इंस्टिंक्ट हो जो उसको लैंड की तरफ लेके जा रहा है. Meanwhile, the first streaks of dawn appeared on the horizon. The sun rose and shone brightly on the boy. The salt water he had swallowed made him sick, but when Alec felt that he could not hold on any longer, the sight of the struggling, fighting animal in front of him renewed his courage. So finally अब सुबह हो गई. The first streaks of dawn appeared on the horizon. मतलब जो सुबह की जो पहली किरण थी वो होराइजन में दिखने लग गई. सन जो था ऊपर आया और वो अब जो है ब्राइट, उसकी जो ब्राइट रेज थी वो इस बॉय पे पड़ रही थी. उसने जो इतना ज़्यादा सॉल्ट वाटर स्वेलो कर लिया था उसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. लेकिन जब उसे लगा अब वो शायद नहीं जी पाएगा, अब इट्स लाइक दैट एंड ऑफ हिज लाइफ, तभी उसने देखा उस स्ट्रगलिंग फाइटिंग एनिमल को जो उसके सामने था, उसको लेके जा रहा था, और जिसकी वजह से वापस उसको उतना ही करेज आ गया. Suddenly he realized that they were going with the waves instead of against them. Suddenly उसने realize किया कि वो waves के साथ जा रहे हैं, उनके against नहीं जा रहे. Yes, they must be approaching land. हो सकता है वो land की तरफ जा रहे हों. Eagerly he strained his salt-filled eyes and looked into the distance. उसके बाद उसने अपनी जल्दी देखने के लिए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उसकी आंखों में जो पूरा salt water भरा था उसको strain करते हुए उसने देखने की कोशिश की कि आगे क्या है. He saw a reef. He might find food and water there and have a chance to survive. He saw a reef. Reef मतलब a line of sand or rocks just below the surface of the sea. मतलब उसको क्या दिखा कि बस अब लैंड आने ही वाला है और हो सकता है वहां पे उसे कुछ खाने को, पानी वगैरह कुछ भी मिल जाए और शायद उसके बचने के चांसेस हैं. Faster and faster they approached the white sand. जल्दी जल्दी वो लोग उस white sand की तरफ गए. With a shrill scream and a shake of his head, the black went faster through the shallow water to reach the shore. उसने जोर से, ब्लैक ने जो है एक जोर से स्क्रीम किया और अपना हेड शेक किया और फुल स्पीड में वो शोर की तरफ चला गया. Alec's head whirled as he was pulled toward the beach with ever increasing speed. उसका जो सर था वो एकदम पीछे की तरफ चला गया, जैसे इनर्शिया जो होता है ना, आपको किसी ने एकदम से धक्का दिया, कोई ने एकदम जोर से किया तो आप पीछे की तरफ जाते हो, तो उसने इतनी इंक्रीज हो रही थी उसकी स्पीड कि वो इसका सर जो था वो पीछे की तरफ जा रहा था. Suddenly he realized the danger of his position. तभी उसको अपने पोजीशन की डेंजर समझ में आई. He had to untie the rope from around his waist or else he would be dragged over the sand. उसको समझ में आ गया अब उसको ये जो उसके कमर पे जो रस्सी बंधी हुई है अब उसे खोलना पड़ेगा, वरना वो सैंड में ड्रैग होते हुए चला जाएगा. Frantically his fingers flew to the knot as the shore drew closer and closer. Frantically का मतलब hurriedly, एकदम परेशान होते हुए वो कोशिश कर रहा था खोलने का. वो देख रहा था कि सैंड बस पास में आता ही जा रहा, वो बस किसी भी तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा था. The black was now on the beach. Thunder began to roll from beneath his hoofs as he landed on the shore. तो जो ब्लैक था फाइनली अब वो बीच पे आ चुका था. Thunder began to roll from beneath his hoofs. इसका मतलब क्या है? The black was running so fast that his hoofs made a loud pounding sound that they hit the sand. मतलब वो इतनी फास्ट रन कर रहा था कि जब उसके पैर जमीन पे सैंड पे पड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि थंडरस आवाज आ रही है. Hours in the water he swelled the knot. Alec couldn't untie it. अब क्या हुआ था, इतनी देर तक, आवर्स तक पानी में आने की वजह से वो जो नॉट था पूरा स्वेल हो गया था और एलेक जो है उसे अनटाई नहीं कर पाया. Then he remembered the pocket knife. तब उसे याद आया कि उसके पास एक पॉकेट नाइफ है, उसने वो निकाला. Could it still be there? उसने सोचा क्या अभी भी होगी या कहीं पानी में निकल गई होगी. Alec's fingers reached inside and came out with the knife. और उसके पास अभी भी वो नाइफ थी.
He was being dragged by the stallion on the shore and sand flew in his face. He had to act quickly. अब वो ड्रैग जो स्टेलियन जो था, ब्लैक जो था, वो उसको मतलब पूरा जो है घिसते हुए जो है वो लेके जा रहा था सैंड पे. उसके पूरे आंख नाक मुंह में हर जगह सैंड जा रहा था. उसको जल्दी एक्ट करना था. He opened the knife and began to cut the rope. उसने वो नाइफ ओपन किया और रोप कट करने लगा. His body boomed from the sand. अब सैंड पे घिसते हुए उसकी पूरी जो बॉडी थी वो जल रही थी, ब्यूम होने लग गई. His clothes were being torn off. उसके पूरे कपड़े फट गए. Desperately he sawed away at the rope. With one final thrust he was through. और उसने फाइनली पूरी कोशिश करी और एक फाइनल कट से वो छूट गया. As the black galloped to his freedom, Alex outstretched hands caressed the sand. Both he and the horse were alive. Alex जैसे as the black galloped to his freedom, मतलब वो जो black था वो दौड़ते दौड़ते अपनी freedom के पास मतलब वो चला गया. Alex outstretched hands जो है वो एकदम ऐसे करके जो है पूरे हाथ फैला के वो सैंड पे पड़ा हुआ था. Caress the hands मतलब touch the sand gently. वो और हॉर्स दोनों बच गए थे. सो नाउ दैट वाज द एक्सप्लेनेशन. तो अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर सॉल्यूशंस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. Alec thought that the black was the most beautiful animal that he had ever seen. कौन सी लाइन है बुक में जो ये बताती है that उसको लगा कि ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमल है जो उसने कभी भी अपनी लाइफ में देखा है. सो पैराग्राफ 1 में we had this line. Alec could not turn his eyes away. He could not believe such a perfect animal existed. Okay, so ये जो lines हैं ये बताती हैं that you know he was literally fascinated with the beauty of the animal. Next question है, even though the horse finally allowed him to stand so close, Alec did not want to scare or irritate the horse. ये line मतलब एलेक बहुत ज्यादा पास में आके खड़ा हो गया था लेकिन उसके बाद भी वो एक टाइम के बाद पीछे हट गया था बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्केयर और इरिटेट. ये कौन सी लाइन बताती है हमको? बट एलेक न्यू दैट इट वुड नॉट बी वाइज टू गेट एनी क्लोजर और सो प्लेस द शुगर ऑन द सिल. ओके, नेक्स्ट इज फॉर अ व्हाइल Alec believed that the ship would make it through the storm. मतलब थोड़े टाइम के लिए एलेक ने बिलीव किया था कि जो है शिप जो है स्टॉर्म से होते हुए चली जाएगी. ये उसे कब लगा था? The storm began to subside a little and Alec felt new hope. जो स्टॉर्म था वो सबसाइड होने लग गया था और एलेक के अंदर एक नई होप आ गई थी. Alec was shocked at the intensity of the storm and how it had damaged the ship. Alec जो था बहुत ज़्यादा शॉक था कि स्टॉर्म इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से आया हुआ था और किस तरीके से उसने शिप को डैमेज कर दिया. ये कौन सी लाइन बताता है? His startled eyes took in the scene about him. The drake struck by lightning seemed almost cut in half. उसकी जो startled eyes थी मतलब एकदम जो भौचक्की रहने वाली जो आइज थी उसकी, उसने वो पूरे सीन को बहुत अच्छे से देखा एज इफ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है. और जो ड्रेक थी, जो शिप थी, इट वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग. उसको लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया, उसमें बिजली ने उसको स्ट्राइक किया एंड ऐसा लगा वो दो टुकड़ों में टूट गई. Alec believed that the horse deserved a fair chance at fighting the storm. तो ये कौन सी लाइन बताता है? If the stallion was alive, he was going to set him free and give him a chance to fight for life. कि अगर स्टेलियन उसका जो हॉर्स है वो अगर अलाइव है तो वो उसको फ्री कर देगा, उसको एक चांस देगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए. As they battled the waves, Alec was glad that at least he had the horse for a companion. ये लाइन कौन बताता है कि जब वो लोग वेव्स में से बैटल कर रहे थे तो वो खुश था कि कम से कम उसके साथ ये स्टेलियन तो है. If he was to die, he would rather die with the mighty stallion than alone. कि अगर उसे मरना ही है तो अकेले नहीं मरेगा, उसके साथ कम से कम कोई है. A mighty stallion is there with him. Next question है, why was Alex so happy when the horse didn't turn away? तो जब हॉर्स ने उसे देखा और हॉर्स जो था उसने दूसरी तरफ मुंह नहीं किया तो वो इतना खुश क्यों था? Alec was happy that the horse did not turn away because he loved horses and he had wanted to make friends with the black since he first saw him. तो Alec जो था वो इतना खुश क्यों था? Because पहला पॉइंट है he loved horses. फर्स्ट पॉइंट क्या है?
कि उसको घोड़े बहुत पसंद थे, ही लव्ड हॉर्सेस। दूसरा, ही वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स विद द ब्लैक, वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। ओके, व्हेन ही फर्स्ट सॉ देम, जब से उसने उसे पहली बार देखा था वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। As this was the first time that the horse had not turned away, क्योंकि ये वो पहला टाइम था जब उसने हॉर्स ने उसको देखा और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं घुमाया, एलेक felt that the horse was finally accepting his presence। एलेक को लगा कि शायद फाइनली जो हॉर्स है वो उसके प्रेजेंस को, उसके उस पर्टिकुलर एरिया में रहने को एक्सेप्ट कर रहा है। मे बी ही इज ट्राइंग टू गेट अ बिट फ्रेंडली विद हिम। ओके, नेक्स्ट है, how did Alec turn hurt himself? What did he discover when he regained consciousness? So क्या हुआ था शिप पे अचानक से जो है एक बहुत गंदा सा जो है, जब वो वेव्स चल रही थी, एक बहुत जोर से लाइटनिंग आई थी और एलेक गिर गया और when he fell on his face, और जहाँ पे उसके पूरा जो नोज और माउथ से ब्लीड होने लग गया था, तब वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन करी, मतलब वापस जब उसे होश आया, उसने क्या देखा कि हर तरफ जो है कोई लोग क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर स्टेप करके चले जा रहे हैं। सो दिस इज द कियोस दैट ही सॉ। आंसर देख लेते हैं। एलेक हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल डाउन एज द शिप शुक फ्रॉम बैटलिंग द वेव्स। तो जैसे ही शिप जो थी वो एकदम हिली बहुत जोर से वेव से बैटल करते हुए, तो एलेक जो था वो गिर गया, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। When he regained consciousness, he realized that the ship's engines were dead। जब उसे होश आया, उसने क्या देखा कि शिप के जो इंजन हैं वो बंद हो चुके हैं, it's dead, and the situation had become very serious। और सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। People were in a state of panic। लोग जो थे पैनिक की स्टेट में थे। Screaming and shouting while trying to get into lifeboats। वो चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे, लाइफ बोट्स में जाने की कोशिश कर रहे थे। So this is the entire scene that Alec had seen। जब उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया कि जब उसको वापस कॉन्शियसनेस उसको रिटर्न हुई। Wait for the next one, Alec, Captain Watson said sternly। Why did Alec have to wait for the next boat? What could have happened if he had got on this boat? अब आपको ये चीज़ पता है कि कभी भी जो शिप में जो लाइफ बोट्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल ही आ सकते हैं, वरना लाइफ बोट है ना वो एक्स्ट्रा हैवी हो जाएगा तो वो पलट जाएगा। जब कैप्टन ने उसको बोला एलेक यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बोट, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका कोटा पूरा हो चुका था, वो पूरी ऑक्यूपाई हो चुकी थी। अगर एलेक उसमें बैठता तो क्या होता, वो बोट पलट जाती, डूब जाती। So Alec had to wait for the next boat because the lifeboat was full by the time his turn to enter it came। जब तक उसकी टर्न आई उसमें एंटर करने की लाइफ बोट फुल हो चुकी थी। If he had gotten on this boat, अगर वो इसी बोट पे जाता, he might not have survived as none of the lifeboats appeared to have gone past the storm। अगर वो इसी लाइफ बोट में जाता तो शायद उसकी जान नहीं बचती, क्योंकि जितने भी लाइफ बोट्स उन्होंने भेजे थे वो सब स्टॉर्म में पलट गए और सब लोग जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी। Not a single lifeboat was visible when Alec came up to the surface of the water, which means that all of them had sunk in the storm। जब एलेक जो था ब्लैक को बचा के वापस जब ऊपर आया था तब उसने नीचे देखा, उसे एक भी लाइफ बोट नहीं दिखी थी। इसका मतलब क्या है कि सारी लाइफ बोट संक हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस वेव्स। तो अगर शायद वो किसी एक लाइफ बोट में बैठा होता तो उसकी जान चली जाती। Moreover, the stallion would have likely died in the ship since nobody else had thought about him। और अगर वो उस लाइफ बोट में बैठता तो एक और चीज जो होती वो क्या था, जो स्टेलियन था उसकी मौत हो जाती। क्यों? क्योंकि nobody thought about him। और उसी की वजह से अगर ये नहीं जाता, उसको फ्री नहीं करता, तो शायद इन लोगों की जान नहीं बचती। Alec fought his way out of line and toward the stem of the boat। What was Alec going to do? What is so significant about his actions at this point? What does this tell us about him? अब यहाँ पे जो ना एलेक fought his way out of the land and toward the stem of the boat, मतलब वो एकदम से गया और उसने जंप करने के लिए जब वो अपने आप को रेडी कर रहा था। एलेक was setting out to free the stallion so he could have, यहाँ पे जो होता है ना एलेक fought his way out of line। जब एलेक लाइफ बोट का वेट कर रहा था तब वो एक लाइन में लगा हुआ था, तो वो क्या हुआ, उसने लाइन को छुड़ा के वो वापस पीछे की तरफ गया। क्यों? क्योंकि जो स्टेलियन था
वो एंड ऑफ द शिप पे बंधा हुआ था, ओके, टुवर्ड द स्टेम ऑफ द बोट। स्टेम ऑफ द बोट मतलब एंड ऑफ द जो बोट होता है वहां पे। तो एलेक वॉज सेटिंग आउट टू फ्री द स्टेलियन सो ही कुड हैव अ चांस टू सर्वाइव। वो क्या करना चाह रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्या क्या करना चाह रहा था, वो उस स्टेलियन को फ्री करना चाह रहा था। His actions are significant because he was the only person, a mere child at that ship, or at mere child on the ship who had attempted to help the stallion. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट हिज एक्शंस एट दिस पॉइंट। उसके जो एक्शंस थे, जो वो गया ब्लैक को बचाने के लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके अलावा किसी ने सोचा ही नहीं ब्लैक को बचाने का। एंड ही वॉज अ लिटिल बॉय, मतलब वो एक नॉर्मल जो है यंग बॉय था। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दैट ही वॉज द ओनली पर्सन, जो एक क्या था, वो एक mere child था on the ship who had attempted to help the stallion. This tells us that Alec is thoughtful, considerate and brave. ये हमें ये भी बताता है Alec thoughtful है, बहुत considerate है, compassion है उसके अंदर, और वो बहुत ज़्यादा brave है. Okay? Next question is, when Alec awakened because of the storm, he put on his life jacket and only then went outside. This tells us that he is quick thinking. जब एलेक जो था एकदम से जब वो सो के उठा और देखा तो स्टॉर्म आया हुआ था, पहले उसने क्या किया, अपना लाइफ जैकेट पहना, और जो उसके पास जो पॉकेट नाइफ थी वो उसने अपने पास रखी। इससे हमें ये पता चलता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, क्विक थिंकर था वो। Can you find two other instances in the story where Alec showed presence of mind? अब स्टोरी में और दो चीजें ऐसी हैं जहां पे एलेक ने अपने presence of mind शो किया था। Of course, the two instances that tells us that Alec is quick thinking are as follows. पहला क्या है? One is where he grabs onto the rope attached to the stallion's halter while they are both in the ocean. जैसे ही वो कूद, मतलब वहां पे जब वो शिप से जंप करने वाला होता है तो वो क्या देखता है, जो हॉर्स है, स्टेलियन है, उसके गले में जो हॉल्टर है उससे एक रोप जो है वो बंधा हुआ है, तो वो उस रोप को पकड़ लेता है विदाउट इवन थिंकिंग फॉर द सेकेंड मोमेंट। वो उसको पकड़ लेता है और दोनों ओशन में चले जाते हैं। दूसरा तब था व्हेन ही कांट अनटाई द रोप, जब वो रोप को अनटाई नहीं कर पाता क्योंकि रोप पानी में रह के पूरा स्वेल हो चुका होता है, तब उसको याद आता है कि उसके पास एक पॉकेट नाइफ है, उसको वो निकाल के तब वो अपने अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड को साबित करता है और उस रोप को काट देता है। सो अनदर इज व्हेन ही कांट अनटाई द रोप, जब वो रोप को अनटाई नहीं कर पाता एंड रिमेंबर्स हिज पॉकेट नाइफ, और तब उसे क्या याद आता है, अपने पॉकेट नाइफ के बारे में, क्विकली चूजिंग टू यूज दैट इंस्टेड, और वो क्या कोशिश करता है, क्विकली उसको चूज करने के लिए कोशिश करता है। इससे ये पता चलता है कि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। In the text, we read that no one could come close to the horse, nor could they remove the rope that was used to drag the horse aboard the ship. अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, इस टेक्स्ट में हमने पढ़ा कि कोई भी उस हॉर्स के पास नहीं आ पाता था, और कोई भी इनफैक्ट वो जो जैसे ये हॉर्स का जो मान लो ये नेक है, तो इसमें जो एक हॉल्टर के साथ जो रोप बांधा था जिसको पकड़ के वो लोग खींच के उसको लेके आए थे, कोई उस रोप को भी अनटाई नहीं कर पा रहा था। However, Alec not only managed to win the trust of the horse but also used that very rope to save himself. लेकिन एलेक जो था उसने उस हॉर्स का ट्रस्ट भी जीता, प्लस उसने उसी रोप को यूज किया अपने आप को सेव करने के लिए। What does this tell you about the horse? इससे तुम्हें हॉर्स के बारे में क्या पता चलता है? It suggests that the horse is intelligent and perceptive. मतलब इससे ये पता चलता है कि पहली चीज तो हॉर्स बहुत इंटेलिजेंट है, और दूसरा अगर आप उससे अच्छे से पेश आओगे तो वो परसेप्टिव है, मतलब वो रिस्पॉन्ड करता है। He treats people with kindness when they treat him with kindness. मतलब अगर आप उसे काइंडनेस के साथ ट्रीट करोगे तो वो भी आपको काइंडनेस के साथ ही ट्रीट करेगा। परसेप्टिव मतलब जो कि रेसिप्रोकेट करता है, आप कुछ करो तो वो उसका रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How do you think it has been treated so far? Could that be a reason why it doesn't let anyone come near it? अब आप एक बात बताओ, एक एनिमल जो है, एक ब्यूटीफुल एनिमल जिसको फ्री रहना अच्छा लगता है, उसको आप जबरदस्ती एक शिप पे लेके जा रहे हो, मतलब आप उसको कहीं दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उसको एक रोप से बांधा हुआ है, फिर आपने उसको एक जगह बंद कर दिया एक स्टॉल में। सो इज दिस गुड? Would the animal be happy about it? No, obviously एक एनिमल जिसको फार्म में रहना अच्छा लगता है, फ्रीली रन करना अच्छा लगता है, आपने उसको बंद कर दिया, that too on a ship.
सो क्या दैट इज द रीजन जिसकी वजह से वो इतना अनफ्रेंडली और मतलब इतना ज्यादा अनॉयड था? यस, द हॉर्स हैज प्रोबेबली बीन मिसट्रीटेड दस फार। तो मतलब अभी तक हो सकता है उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया था। इफ हिज प्रीवियस ओनर्स हैड बीन हार्श विद विद हिम, दिस मेक्स सेंस दैट ही वुड नॉट वांट एनीवन टू कम नियर हिम। ऐसा लग रहा है कि जो उसके प्रीवियस ओनर्स थे वो बहुत हार्श थे उसकी तरफ, मतलब उन्होंने बिल्कुल काइंडनेस शो नहीं किया, जिसकी वजह से वो किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा था। Why do you think the horse behaved differently with Alec? अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हॉर्स जो था वो एलेक के साथ डिफरेंट था? क्योंकि एलेक ने काइंडनेस शो किया था। एलेक ने उस हॉर्स का ट्रस्ट विन करने की कोशिश की थी और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपना जो एक क्लोजनेस थी वो डेवलप करी थी। प्लस ही इवन ट्राइड टू सेव द हॉर्स। ओके, एंड दैट इज वाई द हॉर्स सेव्ड एलेक। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? एलेक हैड ट्रीटेड द हॉर्स विथ रिस्पेक्ट एंड देन बैक ऑफ व्हेन द स्टेलियन डिड नॉट सीम टू वांट हिम टू कम एनी क्लोजर, बट ही ऑल्सो वेंट टू सेव द हॉर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एलेक हैड ट्रीटेड द हॉर्स विथ रिस्पेक्ट एंड देन बैक ऑफ, मतलब उसने उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया, लेकिन उसने उसको बैक ऑफ कर लिया, मतलब वो पीछे चला गया। व्हेन द स्टेलियन डिड नॉट सीम टू वांट हिम टू कम एनी क्लोजर, जब उसे लगा कि वो घोड़ा नहीं चाहता कि वो और ज्यादा उसके पास आए, तो उसने उस चीज को भी रेस्पेक्ट किया और वो पीछे हट गया। बट ही ऑल्सो वेंट टू सेव द हॉर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और वो हॉर्स को सेव करने के लिए भी गया जब स्टॉर्म आया था। दैट इज वाई द हॉर्स बिहेव डिफरेंटली विद हिम, इसीलिए उस हॉर्स ने उसके साथ डिफरेंटली बिहेव किया। ओके, अब है अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। व्हेन राइटिंग सम पीपल लाइक टू डिस्क्राइब पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इवन थिंग्स हैपनिंग इन द स्टोरी इन ग्रेट डिटेल, thus forming a very clear picture in the reader's mind. This is called descriptive writing और imagery and shows these qualities. आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज में, जैसे अगर वो किसी अगर हम हैरी पॉटर की बात करें तो वो जिस हिसाब से स्काई को डिस्क्राइब करते हैं, सीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, वो हर एक चीज को, ट्रेन को, स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को इतनी माइन्यूट डिटेल्स देते हैं दैट यू आर एबल टू इमेजिन एवरीथिंग। इसको हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलते हैं या इमेजरी कहते हैं। ठीक है, specific nouns, adjectives and strong action verbs allows the reader to see, hear, feel, taste or touch the thing that is being described in their mind's eye, clear to the point। मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने बताया कि वो ट्रेन ऐसी दिख रही थी, फिर वो ऐसी मुड़ी और उसमें से ऐसी आवाज आई थी, नाउ यू आर एबल टू इमेजिन एवरीथिंग। इससे आपके जो ये 5 सेंसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है मतलब अवेक हो जाते हैं एंड यू आर एबल टू सी द इमेज क्लियरली। राइटर जो है ये इमेजरी यूज करते हैं, उन्होंने पूरी टेक्स्ट में इस इमेजरी को यूज किया हुआ है, जैसे कि हैवी क्लाउड्स ब्लैक्ड आउट द स्टार्स एंड लॉन्ग स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग रेस्ड थ्रू द स्काई। यहाँ पे वो बेसिकली हमें बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा हुआ होगा। Over there, instead of telling the reader that a storm was coming, अब उन्होंने क्या किया, ये नहीं बताया कि स्टॉर्म आ रहा था, सीधे सीधे नहीं बताया, उन्होंने बोला पूरा जो ब्लैक क्लाउड से भर गया था, लाइटनिंग हो रही थी, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्काई कैसी दिखाई दे रही थी। This line engages the reader and appeals to their sense of sight। इससे क्या होता है, रीडर को समझ में आता है कि कैसा एटमॉस्फेयर होगा वहां पे, और उसका जो ये साइट का जो सेंस है वो उसको अपील करता है। Find 3 other examples of imagery in the extract। अब इसमें बहुत सारी इमेजरी से हमें 3 एग्जाम्पल्स देनी थी, जैसे एक क्या हो गई, a flash of lightning illuminated the cabin। A flash of lightning illuminated the cabin। तो जिस केबिन में जो बॉय था वो सो रहा था और अचानक से जाग गया था, उसमें एकदम अंधेरा था, लेकिन अचानक से बिजली कड़की और वहां पे थोड़ी सी रोशनी आई। Now can you imagine that? Yes, that is again an imagery of visual imagery। Which felt hot and sticky with blood। Which felt hot and sticky मतलब जब आपको फेस पे लगती है, ब्लड आता है, तो कैसा लगता है, हॉट एंड वार्म लगता है। स्ट्रीक्स ऑफ डॉन अपीयर्ड ऑन द होराइजन। नेक्स्ट क्या है कि जैसे उन्होंने कहा सुबह हो गई, तो स्ट्रीक्स ऑफ डॉन अपीयर्ड ऑन द होराइजन, मतलब होराइजन कहाँ, जहां पे ऐसा लगता है कि सी और लैंड मिल रहे हैं या आसमान और सी मिल रहे हैं, उसको हम होराइजन कहते हैं। वहां पे सुबह की किरण दिखने लग गई थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच एग्जाम्पल से वेदर यू वर एबल टू सी, हियर, फील, टेस्ट और टच। तो इन तीनों में अपन क्या कर पाए थे, विजुअल इमेजरी हमारी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई थी। फर्स्ट एग्जाम्पल में इट इज पॉसिबल टू सी द ब्राइट लाइटनिंग अगेंस्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट। सेकेंड एग्जाम्पल में इट इज पॉसिबल टू फील द सेंसेशन, हमें फील हो रही है, वो वार्मथ फील हो रही है। और थर्ड में अगेन हम देख पा रहे हैं द स्काई चेंजिंग कलर्स एज द सन राइजेस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंस इज द इंटेंस फीलिंग दैट लीव्स द रीडर वांटिंग मोर इंफॉर्मेशन एंड अवेटिंग द आउटकम ऑफ सर्टेन इवेंट्स। व्हाट एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द सस्पेंस इन दिस स्टोरी, हाउ डू दे डू सो। अब सस्पेंस, ऑब्वियसली कोई भी स्टोरी में अगर सस्पेंस होता है तो हमें मन करता है आगे और पढ़ने का, क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो अब इस स्टोरी में भी वी हैड अ सस्पेंस, हमें लगता है कि वो उसको बचाने के लिए गया है, तो क्या वो घोड़े के ऊपर चढ़ के फिर कूद जाएगा, घोड़ा तो जाके जंप कर गया, अब इसका क्या होगा, देयर वाज नो लाइफ बोट, अब इसका क्या होगा। फिर वो देखता है, लेकिन उसको लगता है कि अब ये मतलब वो उस हॉर्स को देखता है पानी में और वो उसके साथ जंप कर जाता है। बट जब वो लोग शोर के पास पहुंचने वाले होते हैं, हमको लगता है कि अब शायद ये नहीं बच पाएगा, बिकॉज द हॉर्स वाज रनिंग एट अ लाइक वेरी हाई स्पीड। तब वो फिर एक सस्पेंस आता है उसमें। तो बेसिकली स्टोरी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सस्पेंस क्रिएट करते हैं एंड यू वांट टू रीड द स्टोरी अहेड। द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम एलेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो पूरी स्टोरी है ये एलेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। दिस इज एन एलिमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू सस्पेंस, द रीडर ओनली नोज द लिमिटेड इंफॉर्मेशन दैट एलेक हैज। अब यहाँ पे क्या है, हमें एलेक एक छोटा बच्चा है, तो एलेक के पास सिर्फ बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो हमें सिर्फ वो पूरा जो रीडर है वो उतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड दस मस्ट वेट विद एलेक टू डिस्कवर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो हमें एलेक को कुछ पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा, तो हमें एलेक का वेट करना पड़ता है, रीडर को एलेक का वेट करना पड़ता है टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। When the black is changing his course in the sea, अब जब हमें पता वो ब्लैक जो है 4 times उसने अपना sea में डायरेक्शन चेंज किया। For instance, Alec does not know why and having only his point of view available, neither do we. Alec को कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, हो सकता है एनिमल इंस्टिंक्ट हो, वाइल्ड इंस्टिंक्ट हो, लेकिन जितना उसको पता उतना ही हमें पता है बिकॉज वी आर द रीडर्स एंड उसने स्टोरी लिखी है। तो इससे क्या होता है, एक सस्पेंस डेवलप हो जाता है क्योंकि ये एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट पे। सो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट पे। सो हियर read these sentences. Alec has loved horses for as long as he can remember. Alec was too tired now to think of what he had done. Basically यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि Alec जो sentence 1 है वो हमें बता रहा है Alec loved horses since he was very young, और वो अभी भी उसको प्यार कर रहा है। लेकिन जो second sentence है वो ये बता रहा है Alec did something and later became too tired to think about it. उसने कुछ किया और बाद में उस मतलब बहुत ज़्यादा थक गया उस बारे में सोचने पे भी। तो पहला जो वर्ब फॉर्म है ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो दैट इज ओवर बट स्टिल कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो बता रहा है एलेक हैज लव्ड हॉर्सेस, मतलब उसने हॉर्सेस को लव करना स्टार्ट किया था। जैसे अगर ये टाइमलाइन है, ये हम प्रेजेंट में बैठे हैं, ये है फ्यूचर और ये अगर है मान लो पास्ट, तो एलेक ने कभी यहाँ पे उसने हॉर्सेस को प्यार करना स्टार्ट किया था। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर हॉर्सेस, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है। ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो फॉन्डनेस अभी भी चलती जा रही है। ओके, और जो सेकंड सेंटेंस है वी हैव लर्न दैट दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब समथिंग दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट लेकिन वो अभी के लिए भी सच है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव कुक्ड फूड, मतलब मैंने पास्ट में बनाया था लेकिन अभी भी खाना पका हुआ ही रखा हुआ है। अगर मैं बोलूं आई हैव लॉस्ट माई बैग, आई हैव लॉस्ट माई बैग मतलब मेरा बैग पास्ट में कहीं खोया था लेकिन अभी भी उसका वो खोया ही हुआ है, मिला नहीं है वो मुझे। लेकिन अगर मैं बोलूं आई लॉस्ट माई बैग मतलब मेरा पास्ट में खो गया था, हो सकता है अभी मिल गया हो। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, सो अब जो सेकेंड वाला फॉर्म था, द वर्ब फॉर्म सेकेंड वाले में जो है वो हमें ये बता रहा है कि कोई एक एक्शन था जो इनिशियली स्टार्ट हुआ
और अनदर एक्शन इन द पास्ट और एट एन अर्लियर टाइम। इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ है ये प्रेजेंट, ये है फ्यूचर और ये है पास्ट। इसका मतलब जैसे कि जब तुम आए तब मैं खाना खा चुकी थी, मतलब तुम आए, सपोज अभी ये प्रेजेंट है, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे 10 AM हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ 9 AM की, तुम 9 बजे आए और मैंने कहा कि जब तुम 9 बजे आए थे तब ऑलरेडी 7 AM मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, मतलब पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट, इसको क्या कहते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड? ये आपको टेंसेस के वीडियोस में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहां पे। यूज हैज, हैव, हैड विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो अब हमको सेंटेंस को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली हमको ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। ओके, Sharon dash bake a large cake for dessert this evening. शेरन ने आज इवनिंग के लिए एक बहुत बड़ा सा केक बेक किया है। उसने पास्ट में किया था लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है, तो हम बोलेंगे शेरन हैड बेक्ड अ लार्ज केक फॉर डेजर्ट दिस इवनिंग। उसने आज इवनिंग मतलब फॉर डेजर्ट दिस इवनिंग, इस इवनिंग के लिए उसने एक लार्ज केक बेक किया था। अब है डैश टीच जिष्णु दीज सॉन्ग्स बिफोर ही ज्वाइंड नर्सरी। तो ये क्या होगा, आई हैड टॉट जिष्णु दीज सॉन्ग्स, मैंने जिष्णु को ये सारे सॉन्ग्स सिखा दिए थे उसकी नर्सरी ज्वाइन करने से पहले, पास्ट का पास्ट। We can visit the museum now because they have opened it to the public. अब हम म्यूजियम जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, मतलब ओपन कर दिया है और अभी तक ओपन ही है। She felt sorry that she dashed the promise she made to her parents. वो बहुत सॉरी फील करी थी because she had to break. उसको तोड़ना पड़ा वो प्रॉमिस जो उसने अपने पेरेंट्स को किया था, तो तोड़ना पड़ा वो प्रॉमिस जो पेरेंट्स को किया था, तो ये पास्ट का पास्ट हो गया। ओके, The concert has begun, so please switch off your phone. कॉन्सर्ट चालू हो चुका है, मतलब पास में चालू हुआ था, अभी भी वो चालू ही है, तो अब आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दीज सेंटेंसेस। Alec has been leaving a lump of sugar for the horse at his stall since the horse came on board. Or Alec has been waiting for the right opportunity to befriend the horse. अब यहाँ ये जो दो सेंटेंस हैं, यहाँ पे हमको वो क्या बता रहा है, यहाँ पे हैज बीन लीविंग, हैज बीन वेटिंग, मतलब एक काम है जो पास्ट में चालू हुआ और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो रहा होगा। इसका मतलब ही हैज बीन लीविंग, उसने पास्ट में शुगर देना चालू किया, वो दे रहा है और अभी तक दे ही रहा है, देता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, Sentence 1 tells us that Alec has been leaving lumps of sugar for the horse from the time it came on board and he continues to do so. मतलब एलेक ब्लैक जो है, मान लो 10 दिन पहले आया था, तो तब से लेके अभी तक वो कंटिन्यूसली उसको शुगर दे ही रहा है। Sentence 2 lets us know that Alec has been waiting to befriend the horse for an indefinite period of time and continues to wait even now. वो जो है उसको जब से वो पहली बार मिला था तब से उसको फ्रेंडशिप करना चाहता है और अभी भी वो वेट ही कर रहा है। ये होते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट और वो अभी भी चले जा रही है। लाइक आई एम अ टीचर, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यू जा रहा है, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, इसके साथ हमेशा एक टाइम पीरियड आता है। So they describe something that has been happening or continuing for a definite or indefinite period of time up to now, जो continue हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। It has been raining non-stop for 3 days now. 3 दिन से बिना रुके बारिश हो रही है, मतलब 3 दिन पहले चालू हुई थी और अभी तक होए जा रही है, अभी भी कंटिन्यू हो रही है। जो इसका बेसिक फॉर्म होता है, आप हैज या हैव लगाते हो एज पर योर सब्जेक्ट, बीन लगाते हो, आईएनजी फॉर्म आ जाता है आपके वर्ब में। दैट्स इट। सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट रोल्स ऑन स्टेज, मतलब हम बहुत पहले से राइट रोल का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हें टाइम पीरियड नहीं दिया है, लाइक वी हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट रोल्स ऑन स्टेज फॉर एन ईयर, सिंस एन ईयर,
तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो ये कभी भी डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों के लिए चलता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। सो आई डैश how to play the guitar for 2 years and I can now play complete songs। अब मैं 2 साल से गिटार बजाना सीख रहा हूँ और अब मैं complete songs बजा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा I have been learning how to play the guitar for 2 years and now I can play complete songs। There is no sign of the train, we dash for nearly 2 hours। We have been waiting for nearly 2 hours। हम 2 घंटे से wait कर रहे हैं। It dash warmer, the summer is going to be extremely hot। अब क्या है, ज्यादा गर्मी हो रही है। It has been getting warmer। My parents dash fruits at the shop for many years। My parents have been buying fruits। मेरे पेरेंट्स बहुत सालों से इसी शॉप से फ्रूट्स खरीदते आ रहे हैं। पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है। Why has he been playing in the rain? He will catch a cold। क्यों वो तब से बारिश में खेल रहा है, वो उसे सर्दी हो जाएगी। अब आते हैं हम पास्ट में। पास्ट में क्या है, the ship had been sailing across the Arabian Sea before steaming its way through the Gulf of Aden। मतलब शिप जो है अभी गल्फ ऑफ एडन में है, उसके पहले वो काफी टाइम से जो है अरेबियन सी में सेल कर रही थी। तो यहाँ पे एक और देखो, Alec had been trying to undo the knot with his fingers when he remembered that he had a pocketed knife। मतलब वो एक काम कर रहा था, पॉकेटेड नाइफ मतलब वो ऑलरेडी अनटाई करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको याद आया कि उसके पास एक पॉकेटेड नाइफ भी है। इसका मतलब क्या है, We see that the ship finished sailing across the Arabian Sea। अरेबियन सी को उसने खत्म कर लिया था, तभी तो वो गई ना गल्फ ऑफ एडन में। दूसरी चीज, We understood that Alec kept trying to undo the knot with his fingers। वो फिंगर से खोलने की कोशिश कर रहा था until उसको याद आया कि उसके पास नाइफ है। इन दोनों ही केसेस में एक पूरी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। The highlighted verbs in the past perfect progressive tense। ये कौन सी चीजें बताते हैं, कोई एक्टिविटी जो पास्ट में चालू हुई, कुछ देर तक के लिए चली और उसके बाद एंड हो गई, एक पर्टिकुलर टाइम पे एंड हो गई। जैसे इसमें क्या आता है, had been और वर्ब में ing फॉर्म। अब यहाँ पे ये रहे हमारे पास सेंटेंसेस, ठीक है। रीड दिस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस देम इन वन सेंटेंस। यूज द क्लूज बिलो। नाउ ही हैज बीन वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर फॉर मेनी आवर्स, हिज बैक एक्ड। वो बहुत देर से अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसका जो बैक है अब वो पेन करने लगा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक सेंटेंस में लिखना है, तो हम बोलेंगे he had been working on the computer for many hours and his back ached। मतलब वो बहुत देर से कंप्यूटर में काम कर रहा था, अब उसका बैक दुख रहा है। Grandmother retired at the age of 58। She had started working at the age of 18। ठीक है, अब इसको आप क्या बोलोगे, ग्रैंडमदर वर्किंग फॉर 40 years, ये दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रैंडमदर हैड बीन वर्किंग फॉर 40 years when she retired at the age of 58। Similarly, Garima had been practicing for the basketball match all day। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरिमा had been practicing for the basketball match all day and was very tired। Jeet and Joy were writing to each other as pen pals for 5 years। Yesterday they were overjoyed to meet each other at last। अब जीत और जॉय जो है पिछले 5 सालों से एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं, कल वो पहली बार एक दूसरे से मिले और बहुत खुश हुए। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, Jeet and Joy were overjoyed to meet each other yesterday because they had been writing to each other as pen pals for 5 years। pen pals मतलब जो लोग सिर्फ एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, so लेटर वाले दोस्त। ओके She was reading until late in the night। Her eyes hurt when she woke up। वो रात में बहुत देर तक पढ़ रही थी, ये एक्शन खत्म हुआ, जब वो उठी तब उसकी आंखें दुख रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, Her eyes were hurting because she had been reading until late in the night। ये हमने had been क्यों यूज किया, एक एक्शन खत्म हो चुका था, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ है। अब है find the words or phrases from the text that mean the same as these। Moved away in surprise or fright। एकदम से सरप्राइज या फ्राइट होके मूव अवे हो जाना मतलब drawn back। A gift given to someone who is leaving, parting gift।
stood up with great effort, pushed himself to his feet, jumped downward suddenly, plunged, looking carefully at something but with great difficulty, peering, did something in a hurried manner in a state of great confusion, frantically, a strong push, thrust. Okay? अब यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया हुआ है? कैप्टन वॉटसन स्पोक टू एलेक इन अ स्टर्न वॉइस, एलेक रैन टुवर्ड्स द स्टर्न ऑफ द बोट. अब यहाँ पे दोनों जगह, एक जगह स्टर्न का मतलब है सीरियस तरीके से, डिसअप्रूविंग तरीके से, एक जगह स्टर्न का मतलब है बैक ऑफ द शिप. ठीक है, इनको बोलते हैं हम होमोनिम्स, मतलब जो दो वर्ड्स हैं जो सेम साउंड कर रहे हैं, सेम स्पेलिंग होती है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे? Read these pairs of sentences. Write the meaning of the highlighted words in each sentence. अब यहाँ पे है we shall draw lots to decide who does what chores in the classroom. और दूसरा है we had lots of fun at the beach. तो दूसरे वाले का तो मीनिंग क्लियर है कि we had lots मतलब we had a lot of, plenty of fun. सेकेंड है वी शैल ड्रॉ लॉट्स का मतलब होता है अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि चिट्स बना लिए, पेबल्स बना दिए, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर और अ सेट इन ऑर्डर टू डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस बाय चांस. वी सॉ अ माउंटेन गोट ग्रेज एट द वेरी एज ऑफ द क्लिफ. ग्रेज मतलब यहाँ चरना होता है. और ट्री यहाँ पे जो दूसरा है अ जेंटल ब्रीज ब्लू विच मेड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ग्रेज अगेंस्ट माई विंडो पेन. यहाँ पे ग्रेज का मतलब क्या है? स्मूथली टच करके चले जाना. सो यहाँ पे ग्रेज का मतलब है ईट और फीड ऑन ग्रास, और यहाँ ग्रेज का मतलब है टच लाइटली वाइल पासिंग. नेक्स्ट इज I couldn't see too many birds in the sky because the sun was so bright that it hurt my eyes to look directly. Sun was so bright मतलब it was gleaming, बहुत ज़्यादा चमक रहा था. एंड दूसरी जगह है कि विराज इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, और वो अगर अच्छे से काम मतलब मेहनत करेगा तो ही विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द स्पोर्ट. इधर पे ब्राइट फ्यूचर का मतलब क्या है? एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है. तो यहाँ पे ब्राइट का मतलब है रेडियंट और शाइनिंग, और यहाँ ब्राइट का मतलब है ब्रिलियंट विथ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन इज ब्रेथ टेकिंग. अब यहाँ व्यू मतलब नजारा, और दूसरा है इन माई व्यू यू नीड टू प्रैक्टिस योर डाइव सेड द कोच. अब यहाँ पे इन माई व्यू मतलब मेरा ओपिनियन होता है. सो पहला व्यू का मतलब है सीनरी, दूसरा है वे ऑफ कंसिडरिंग और लुकिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ मैटर मतलब ओपिनियन. Pick the big juicy plums off the tree and leave the rest to ripen. Leave the rest मतलब बाकी को पकने के लिए छोड़ दो, बाकी को मतलब जो बचे हुए हैं. The doctor said that Rihan must rest his foot for at least another week. Rest मतलब होता है इसको आराम देना. तो यहाँ पे पहले का मतलब होगा the others that are remaining, दूसरा का हो जाएगा relax or not use that particular area. The cat stood very still as it waited for the mouse to emerge from his hole. यहाँ पे very still मतलब बिना हिले, बिना किसी movement के. और have you put away your toys or are they still lying all over the floor? Still का मतलब यहाँ पे है अभी भी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Motionless or even now. Okay? So here we are done. Yay! So now guys, we are going to start by reading something about our poet, and then we will start with the poem, okay? So here, Leo Sarett was an American poet, lecturer and teacher. He was very interested in nature and Native American literature and often based his work on these themes. ठीक है? So जो लियो सैरेट थे ये एक अमेरिकन पोएट हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, और इनको जो है जो नेटिव अमेरिकन लिटरेचर जो होता है, मतलब जैसे हर जगह का एक लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसमें प्लस नेचर में इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. और इनके जितने भी जो पोएम्स ये लिखते थे या शॉर्ट स्टोरीज अगर लिखते थे तो ये सब इन्हीं थीम पे बेस्ड होती थी. In this poem, he describes the plight of 4 fox cubs who have been orphaned as their mother has been killed by a hunter. अब इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी पोम में हमको बताया जाता है प्लाइट मतलब दयनीय अवस्था किसकी? 4 फॉक्स कब्स की. फॉक्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें कब कहते हैं, जैसे टाइगर के बच्चे को भी कब कहा जाता है. सो 4 फॉक्स कब्स को जो ऑर्फन हो चुके हैं, ऑर्फन मतलब जो कि अब अनाथ हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो मदर है उसको एक हंटर ने किल कर दिया है.
He knows that it is going to be very difficult for them to survive and begs nature to show mercy on them. अब जो हमारी पोएट हैं, जब वो उन 4 फॉक्सेस को देखते हैं, उन्हें पता है कि उन चारों छोटे फॉक्सेस के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, और वो नेचर से रिक्वेस्ट करते हैं, बेग करते हैं कि उनकी तरफ थोड़ी सी मर्सी शो करें, मतलब उनकी तरफ थोड़ी सी दया शो करें, हार्श ना हो और उनका ख्याल रखने की कोशिश करें. Now we are going to start with the poem. Speak gently, spring, and make no sudden sound, for in my windy valley yesterday I found newborn foxes squirming on the ground. Speak gently. Now here the poet is requesting, it's pleading the nature, speak gently spring. अब ये हमें पता है स्प्रिंग सीजन, मार्च का जो सीज़न होता है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, जहाँ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, विंड जो होती है बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती. लेकिन इसके बाद भी वो स्प्रिंग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दो यू आर वेरी सॉफ्ट एंड प्लेजेंट, स्टिल बी सॉफ्टर, मोर प्लेजेंट. वाई? बिकॉज ये जो फॉक्सेस हैं उसके लिए जो तुम्हारा नॉर्मल जो वेग है वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा. सो स्पीक जेंटली. नाउ स्पीक जेंटली का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से वो जो है विंड को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, विंड को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि तुम धीरे बोलो. धीरे बोलने का मतलब क्या है, तुम धीरे चलो, हवा तुम धीरे बहो. एंड मेक नो सडन साउंड, और अचानक से जो है मतलब अपनी स्पीड तेज मत करना, अचानक से कोई हार्श साउंड मत क्रिएट करना. फॉर इन माई विंडी वैली, फॉर इन माई विंडी वैली मतलब यहाँ पोएट बता रहे हैं कि वो एक माउंटेनियस रीजन में रहते हैं जहाँ पे वैलीज हैं, और वो बता रहे हैं यहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है. येस्टरडे आई फाउंड, तो मैंने अपनी विंडी वैली में येस्टरडे व्हाट डिड आई फाइंड, न्यू बॉर्न फॉक्सेस स्क्वर्मिंग ऑन द ग्राउंड. मैंने क्या देखा, 4 न्यू बॉर्न फॉक्सेस, एकदम नए नए अभी अभी पैदा हुए फॉक्सेस जो कि ग्राउंड में स्क्वर्म कर रहे थे, मतलब मचल रहे थे. स्पीक जेंटली, और वो क्या कहते हैं, प्लीज धीरे से चलो. वॉक सॉफ्टली मार्च, forbear the bitter blow, her feet within a trap, her blood upon the snow. The 4 little foxes saw their mother go, walk softly. Now in this particular stanza the poet is requesting the season. March is the season, the spring season. Walk softly मतलब यहाँ पे अगेन ही इज टॉकिंग टू द विंड, ही इज सेइंग दैट वॉक सॉफ्टली, मतलब तुम बहुत ज़ोर से हवा मत करना, वरना क्या होगा, उनको कवर करने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें ठंड लग रही होगी, उनको भूख लग रही होगी. तो वॉक सॉफ्टली मार्च, फॉरबियर द बिटर बिलो. फॉरबियर मतलब क्या होता है, स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्टॉप द बिटर ब्लो. बिटर ब्लो मतलब जो तुम्हारी जो कोल्ड हिटिंग विंड्स हैं, जो तुम बहुत ज़ोर से बहती हो, जिसमें ठंड लग जाती है. सो फॉरबियर द बिटर ब्लो, कुछ देर के लिए इस बिटर ब्लो को छोड़ दो, रोक दो. हर फीट विद इन अ ट्रैप. नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर फीट विद इन अ ट्रैप, यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट द मदर फॉक्स, कि किस तरीके से उनकी जो मदर फॉक्स थी, उनकी जो फीट था वो एक ट्रैप में फंस गया था. हर ब्लड अपॉन द स्नो, और किस तरीके से व्हेन द हंटर माइट हैव किल्ड द फॉक्स, उनका जो खून था, उनका जो ब्लड था, इट मस्ट हैव ड्रॉप्ड ऑन द स्नो. तो और ये सब किसने देखा, ये सब उन 4 लिटिल फॉक्सेस ने देखा कि किस तरीके से उनकी जो मदर थी वो ट्रैप हो गई थी उस नेट में, और उसके बाद उसको जब किल करा गया तो उनका जो ब्लड था वो स्नो में गिर रहा था. द 4 लिटिल फॉक्सेस सॉ देयर मदर गो. और ये जो 4 लिटिल फॉक्सेस थे, इन्होंने अपनी मदर को गो मतलब मरते हुए देखा. दे सॉ देयर मदर डाई. गो लाइटली स्प्रिंग. अब अगेन ही इज रिक्वेस्टिंग द नेचर, गो लाइटली स्प्रिंग, ओह गिव देम नो अलार्म. When I covered them with boughs to shelter them from harm, the thin blue foxes suckled at my arm. So go lightly spring. अब वो फिर से नेचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हार्श मत होना, लाइटली मूव करो. ओह गिव देम नो अलार्म मतलब उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी मत देना.
When I covered them with boughs, when I covered them with boughs, boughs का मतलब होता है large branches of trees. So now the poet, just to make sure कि वो कुछ कर सके उन foxes के लिए, so he covered them with huge leaves and some branches so that they are protected, ताकि उनको ठंड कम लगे. So when I covered them with bough, अब वो बता रहे हैं कि जब वो गए उन्हें बड़े बड़े पत्तों से और ब्रांचेस से उन्होंने ढकने की कोशिश करी, to shelter them from harm, ताकि वो उन्हें हार्म से शेल्टर कर पाए. द थिन ब्लू फॉक्सेस सक्कल्ड एट माई आर्म, वो जो थिन ब्लू फॉक्सेस थे वो मेरी आर्म से लिपट गए. अब यहाँ पे थिन और ब्लू ये दोनों वर्ड्स क्या बताते हैं? पहली चीज तो क्योंकि दे हैव नोबडी टू फीड देम, उनके पास कहीं से कहीं तक उनकी मदर नहीं है, सो दैट दे कैन हैव सम मिल्क और दे कैन द मदर कैन गेट समथिंग टू ईट. तो वो बहुत ही ज़्यादा दुबले हो गए हैं. दे आर लाइक वेरी थिन. प्लस वाई आर दे सेइंग ब्लू फॉक्सेस? ब्लू इसलिए बिकॉज दे आर सो कोल्ड, उन्हें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है दैट दे सीम टू बी ब्लू. ओके, सो ब्लू यहाँ पे बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और थिन बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुबले हैं बिकॉज दे हैव नथिंग टू ईट. द थिन ब्लू फॉक्सेस सक्कल्ड एट माई आर्म. सक्कल्ड एट माई आर्म मतलब वो जैसे पोएट ने कोशिश करी उन्हें ढांकने की तो वो उनसे उनके हाथ से लिपट गए. गो लाइटली, क्यों लिपट गए वो उनके हाथ से? क्योंकि फॉर देम दे थॉट, दे रियलाइज दैट मे बी दिस इज देयर मदर, द पोएट इज देयर मदर. Why? Because a mother takes care of their child, a mother keeps them warm, a mother provides for the kids. So उनको क्या लगा क्या शायद यही हमारी मदर है. Step softly march with your rampant hurricane, nuzzling one another and whimpering with pain. The new little foxes are shivering in the rain. Step softly. So now he is saying step softly march, मतलब प्लीज़ धीरे चलना, धीरे बहना, धीरे हवा रखना. With your rampant hurricane. अब वो यहाँ बोल रहे हैं rampant का मतलब क्या होता है? कोई जो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर में जो कोई हरिकेन आता है, जो तूफान आता है, उसको प्लीज़ शांत रखना. Nuzzling one another and whimpering with pain. Nuzzling one another मतलब अब अपने आप को वार्म रखने के लिए वो सब जितने भी फॉक्सेस हैं वो अपनी जो नोज है वो एक दूसरे से रब कर रहे हैं. What is the meaning of nuzzling? Snuggling up to मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं और अपनी नोज को रब कर रहे हैं so that they feel the warmth. And whimpering with pain, और वो लोग पेन से जो है ठिठुर रहे हैं. The new little foxes are shivering in the rain. It is raining now and they are shivering in the cold, in the pain because of the hunger. So please nature, please be gentle to them. Step softly. Now this was the poem, guys. Now we are going to check the theme of this poem. Obviously, Lost Sarit makes the theme of this poem extremely clear throughout the story. क्या है इसकी पोम की थीम? He shows how heartless these hunters are to kill these innocent animals. वो पूरी जगह ये बताना चाह रहे हैं कि जो हंटर्स होते हैं कितने हार्टलेस हैं, जो इन इनोसेंट एनिमल्स को किल कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि उनके ऑफस्प्रिंग्स का क्या होगा. Throughout the rest of the story, Scarlett explains the hardships the newborn foxes now have to go through since their mother was killed by a hunter's trap. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है जहाँ वो ये बता रहे हैं कि उनकी मदर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, फिर वो पूरे जगह पे बता रहे हैं कि कितनी हार्डशिप्स मतलब कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं इन न्यूबॉर्न फॉक्सेस को. क्यों? क्योंकि उनकी मदर जो है इज़ डेड नाउ. He tells how he found these newborn foxes without a mother, food, shelter, warmth and much more. वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इन न्यूबॉर्न फॉक्सेस को फाइंड किया जिनके पास ना मदर है, ना शेल्टर है, ना फूड है, ना वार्मथ है, उनके पास कुछ भी नहीं है. Now the tone, what is the tone? What do you think? क्या है इसकी टोन? बहुत हिलारियस है, बहुत ज़्यादा हैप्पी टोन है? नहीं. The speaker throughout the story is pictured to be a very warm-hearted person. अगर हम इसमें पोएट के बारे में देखें तो हमें समझ में आ रहा है वो एक बहुत काइंड इंसान है. ल्यूस सैरिट uses many clues to help you understand the kindness of the speaker. मतलब वो बता रहे हैं कि वो अपनी मतलब जो स्पीकर की काइंडनेस है उनको दिखाने के लिए वो बहुत तरीके से बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. जैसे कि when I covered them with boughs to shelter them from harm.
तो कोई जो है किसी को देख के अगर उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, इसका मतलब क्या वो एकदम एंगर के फीलिंग्स के साथ कर रहा है, क्या वो रिवेंज की फीलिंग्स के साथ कर रहा है? नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस की, कंपैशन की फीलिंग के साथ कर रहा है। दिस शोज दैट दिस पर्सन वाज टू केयरिंग दैट डिसाइडेड दैट ही वुड हेल्प द बेबी फॉक्सेस। दिस पोएम क्रिएट्स अ वेरी सैड टोन। तो ये जो पोम है इसका टोन क्या है? बहुत ज़्यादा सैड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो डिवाइसेस यूज़ करी गई है, जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करी है, राइमिंग डिवाइसेस यूज़ करी है, वो कौन सी है? In the poem titled Four Little Foxes by Lewis Sarrett, there is plenty of imagery. तो जो पहला इसमें जो यूज़ किया गया है पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, वो है इमेजरी। क्योंकि when they say न्यूबॉर्न फॉक्सेस स्क्वर्मिंग ऑन द ग्राउंड, कैन यू इमेजिन छोटे छोटे फॉक्सेस के बच्चे हैं जो ग्राउंड में से मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, स्क्वर्म कर रहे हैं। नाउ दिस इज साइट, ये विजुअल इमेजरी है बिकॉज द स्पीकर कैन सी द बेबी फॉक्सेस। सेकेंड है सक्ल्ड ऑन माई आर्म। नाउ दिस इज अ फीलिंग, कोई आपके जो किसी बेबी फॉक्स ने आपके हाथ को पकड़ लिया, उसमें लिपट गए, तो ये एक फीलिंग है, एक सॉफ्ट फीलिंग होती है। सो हियर यू कैन एक्चुअली फील इट। ओके, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इमेजरी। whimpering with pain is sound because the speaker can hear it. They are whimpering with pain. तो पेन से जो वो आवाज़ निकाल रहे हैं, वो कैन यू हियर, कि जब कोई बहुत ज़्यादा पेन में होता है तो वो जिस तरीके से आवाज़ निकालेगा एक छोटा सा बेबी फॉक्स, वो अब आप उसको सुन सकते हो, यू कैन एक्चुअली हियर इट। तो वो ऑडिटरी है। द इमेजरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पोम. It really helps the reader visualize the actions that are going on throughout the poem. और ये जो है रीडर को हेल्प करता है कि exactly पूरी पोम में, थ्रू आउट द पोम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको विजुअलाइज करने में, सेंस करने में, हेयर करने में, प्रॉपरली फील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये तो एक डिवाइस हो गई। दूसरी डिवाइस जो है इसमें वो है रिपीटेशन। जो यहाँ रिपीटेशन यूज किया गया है थ्रू आउट द पोम फोर लिटिल फॉक्सेस, ल्यूइस सैरेट यूजेस प्लेंटी ऑफ रिपीटेशन, जैसे कि स्पीक जेंटली, वॉक स्लो सॉफ्टली, जो लास्ट का जो वर्ड्स लिख रहे थे। इट इज स्टेटेड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। स्पीक जेंटली एकदम स्टार्ट में है, स्टैंजा के स्टार्ट में और स्टैंजा के एंड में। वॉक सॉफ्टली इज ऑल्सो रिपीटेड इन द बिगिनिंग एंड एंड बट इन द सेकेंड स्टैंजा. Also, throughout the poem, there are many examples of end rhymes such as sound, found, ground. ये जो है ये भी चीज़ repeat हो रही है. Repetition is very important to this poem because it explains and emphasizes the adverbs at the beginning and end of the stanza. यहाँ जो ये बोला है speak softly, you know, be gentle, speak softly, speak gently, या फिर move gently, ये जो बार बार वो कहना चाह रहे हैं एक तरीके से, क्यों ये repetition किया जा रहा है? So that the poet can emphasize the fact that he is really requesting the nature to take care of the newborn foxes. वो अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से emphasize करने के लिए इस repetition technique का use कर रहे हैं. Okay? So here we are done, but there is one more poetic device which has been used here, which is personification. जहाँ पे वो wind से बात करें, speak gently, move gently, तो इसे personification कह रहे हैं, जहाँ पे वो wind को as a person treat कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम धीरे बोलो या धीरे चलो. Wind doesn't talk, wind doesn't walk, लेकिन since he is considering it as a human requesting, यहाँ पे wind is personified. So ये तीन literary devices हैं which is very important. One more thing before we end this, we will go back to the poem and we will also check once the rhyming pattern. Now see the last words, okay, sound, found, ground and gently. So this is like अलग से, लेकिन sound, found, ground. Next अगर हम देखें blow, snow, go. Then alarm, harm, arm. Hurricane, pain, rain. So यहाँ पे अगर आप देखो हर जगह A, B, C, D, सेम राइमिंग पैटर्न यूज हुआ है. सिर्फ जो लास्ट में जो अलग से लिखा हुआ है दैट हैज चेंज्ड. अदरवाइज द राइमिंग स्कीम इज सेम थ्रू आउट द पोम. क्लियर?
So here we are done with understanding of this particular poem. हमने इसमें इसका क्या क्या चेक किया, हमने थीम देखा, हमने एक्सप्लेनेशन देखा, स्ट्रक्चर देखा. We also checked the rhyming devices. So we are sorted here. What are we going to do now? We are going to start with the question answers. So let's begin. सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में वो है What has the speaker found? Where are they? स्पीकर को क्या मिला था? स्पीकर को 4 little fox cubs मिले थे. और ये कहाँ पे थे? Where are they? ये जो है उनको कहाँ पे मिले थे? एक वैली में मिले थे. So the speaker has found 4 newborn fox cubs in a valley. बहुत सिंपल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The 4 little foxes saw the mother go. What have the little foxes seen? Where has their mother gone? अब ये जो लाइन लिखी थी पोम में कि the 4 little foxes saw their mother go. Saw their mother go means they saw their mother die. So यहाँ पे क्या देखा था उन्होंने कि एक हंटर ने किस तरीके से उनकी मदर को ट्रैप किया और उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली किल कर दिया. So the little foxes have seen their mother get caught in a trap. क्या देखा उन्होंने सबसे पहले कि उनकी जो मदर थी वो एक ट्रैप में कॉट हो गई. उसके बाद इन सेइंग दैट द कब्स वॉश देयर मदर गो, जब ये हमारे स्पीकर ये जो लाइन कह रहे हैं कि दे वॉश देयर मदर गो, द स्पीकर मीन्स दैट द कब्स वॉच देयर मदर डाई अ स्लो एंड पेनफुल डेथ. What did they see? They watched their mother die a slow and painful death. Okay? Next question है Who do you think is responsible for what happened to the mother? जो मदर के साथ हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? स्पीकर रिस्पॉन्सिबल था? नो. हंटर या एक ट्रैपर रिस्पॉन्सिबल था? यस. या एक फार्मर प्रोटेक्टिंग हिज लाइफ स्टॉक. देखो अब हमें एग्जैक्टली नहीं बताया है कि किसने मारा है उसको. एक हंटर ने मारा है, किसी फार्मर ने अपने घर को बचाने के लिए मारा है, हमें नहीं पता किस लिए मारा है. तो क्या होगा? आंसर स्पीकर तो नहीं हो सकता. सेकंड आंसर होगा या तो कोई फॉक्स हंटर या ट्रैपर था या तो कोई फार्मर प्रोटेक्टिंग हिज लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक मतलब जैसे फॉक्स हैं, फॉक्स यूजुअली शीप को या फिर काऊ को इनको किल करते हैं, तो उनको बचाने के लिए हो सकता है फार्मर ने उसे मार दिया हो. Because that is what they do, right? तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the speaker mean when he asks March to walk softly and step softly? Why does he do so? So क्या स्पीकर का क्या मतलब है जब वो मार्च को बोल रहे हैं softly walk करो, softly step करो, इसका मतलब क्या है? In asking March to walk softly and step softly, the speaker is appealing to March to be gentle and show mercy on the fox cubs by holding back its cold, frosty winds and dangerous hurricanes. अंडरस्टूड? एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जब स्पीकर मार्च से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं टू वॉक सॉफ्टली एंड स्टेप सॉफ्टली, वो मार्च से, सीजन से, नेचर से अपील कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू बी जेंटल, मतलब शांत रहने के लिए कह रहे हैं, सॉफ्ट रहने के लिए कह रहे हैं, एंड शो मर्सी ऑन द फॉक्स क्लब्स, और थोड़ी दया दिखाने के लिए कह रहे हैं उन फॉक्स क्लब्स को बाय होल्डिंग बैक इट्स कोल्ड फ्रॉस्टी विंड्स एंड डेंजरस हरिकेन्स. क्या कह रहे हैं कि अपने जो तुम्हारा जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर है, एरोगेंट बिहेवियर है, कैसा जिसमें तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड होके बहते हो, फ्रॉस्टी हो जाते हो, या डेंजरस हरिकेन्स होते हैं, उन सबको प्लीज़ काम डाउन रखो, उन सबको स्लो रखो, मूव स्लोली, वॉक सॉफ्टली. क्यों? बिकॉज इफ़ यू विल डू इट फास्ट देन ये जो फॉक्स कब्स हैं इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा. द स्पीकर आस्क्स मार्च टू डू दीज थिंग्स. अब क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मार्च से, नेचर से ऐसा क्यों कह रहे हैं? द स्पीकर आस्क्स मार्च टू डू दीज थिंग्स बिकॉज द फॉक्स कब्स आर ट्रैप्ड इन द फ्रीजिंग कोल्ड विदाउट एनी फूड और शेल्टर. अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फॉक्स कब्स हैं दे आर ट्रैप्ड इन द फ्रीजिंग कोल्ड, वो उस फ्रीजिंग कोल्ड में ट्रैप हो चुके हैं विदाउट एनी फूड एंड शेल्टर. उनके पास मदर नहीं है, उनके पास वार्मथ नहीं है, उनके पास फूड नहीं है, उनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है. इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट नेचर अगर थोड़ी सी दया दिखाए तो उनको उतना पेन नहीं होगा.
If the weather continues to be stormy and frosty, the cubs will possibly die. और अगर वेदर कंटिन्यूसली बहुत स्टॉर्मी रहेगा, एकदम ठंड वाला रहेगा, फ्रॉस्टी रहेगा, तो क्या होगा? these poor cubs will die. इसीलिए वो नेचर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं. बहुत ईजी आंसर है, डोंट लुक एट द लेंथ, बहुत ही ईजी आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द स्पीकर टेल्स अस दैट द फॉक्सेस आर न्यू बॉर्न एंड आर दस हेल्पलेस. स्पीकर हमें ये बता रहे हैं कि जो फॉक्सेस हैं वो न्यू बॉर्न हैं और वो हेल्पलेस हैं. इन वॉट अदर वेज डज ही डिस्क्राइब हाउ वीक एंड वल्नरेबल दे आर. तो स्पीकर हमें ये तो बता चुके हैं कि वो एकदम न्यू बॉर्न हैं, वीक हैं और हेल्पलेस हैं. तो और कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं इस पोम में जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फॉक्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, वल्नरेबल हैं, डिपेंडेंट हैं. सो द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ वीक एंड वल्नरेबल द फॉक्सेस आर बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस. कौन कौन से फ्रेज यूज़ किए हैं? न्यू बॉर्न पहला, थिन ब्लू फॉक्सेस, थिन मतलब बहुत दुबले, ब्लू मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, विम्परिंग विथ पेन. अब ये जो इनको भूख लग रही है प्लस ठंड लग रही है, उसका जो पेन है उसके कारण ये विम्पर कर रहे हैं, मतलब आवाज़ निकाल रहे हैं, कराह रहे हैं. एंड शिवरिंग इन द रेन, और बारिश जो हो रही है उसके कारण ये, अब बारिश, ठंड में बारिश हो रही है तो ये शिवर कर रहे हैं उस रेन की वजह से. सो ये जो पूरे जो 5 फ्रेजेस हैं ये बताते हैं कि वो कितनी मिजरेबल सिचुएशन में हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which line tells you that the fox cubs mistake the speaker for their mother? Why do they do so? अब यहाँ पे एक लाइन थी जहाँ पे उनको लगता है कि जो स्पीकर जब उनको वो कवर कर रहा होता है ब्रांचेस से, लीफ से, तब वो उसके हाथ को होल्ड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो उनकी मदर है. क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि एक मदर है जो आपका ख्याल रखती है, आपको वार्मथ प्रोवाइड करती है, फूड शेल्टर प्रोवाइड करती है. द लाइन द थिन ब्लू फॉक्सेस सकल्ड एट माई आर्म, ये जो लाइन है द थिन ब्लू फॉक्सेस सकल्ड एट माई आर्म, यही लाइन है जो बताती है दैट द फॉक्सेस मिस्टुक मतलब उन्होंने गलती से मान लिया था द स्पीकर फॉर देयर मदर, की जो स्पीकर हैं वो उनके मदर हैं. दे डू सो बिकॉज प्रीवियसली देयर मदर वॉज देयर वन सोर्स ऑफ वार्मथ एंड कम्फर्ट, एंड व्हेन द स्पीकर ट्राइड टू शेल्टर देम एंड कीप देम वार्म दे मिस्टुक हिम फॉर देयर मदर. तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देयर मदर वॉज देयर वन सोर्स ऑफ वार्मथ. इनिशियली उनकी मदर थी जो उनका ख्याल रखती थी, उनको वार्मथ प्रोवाइड करती थी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करती थी. लेकिन जब स्पीकर ने कोशिश करी टू प्रोवाइड देम शेल्टर एंड कीप देम वार्म, उन्हें लगा कि वो उनकी मदर है क्योंकि वो भी उनको सेम वार्मथ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें लगा शायद यही हमारी मदर हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. वी नो दैट स्प्रिंग इज अ सीजन दैट इज associated with pleasant weather and abundant sources of food. हमें पता है स्प्रिंग एक बहुत ब्यूटीफुल सीजन होता है जहाँ पे वेदर बहुत प्लेजेंट होता है, हर तरफ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, उस वक्त काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं. एंड येट द स्पीकर अपील्स एवर टू स्प्रिंग टू बी जेंटल विद द फॉक्सेस. लेकिन उसके बाद भी वो स्प्रिंग से भी कहते हैं तुम जेंटली बहना. वाई डज ही फील द नीड टू डू दिस? तो जो ऑलरेडी इतना प्लेजेंट है, जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है सटल है, उसको भी वो बोल रहे हैं और जेंटल हो जाओ. ऐसा क्यों? The cruel killing of their mother has left the cubs in such a sorry, weakened state that even something as gentle as and pleasant as spring can be too hard for them to take. जो cruel killing थी उन cubs के mother की, उसकी वजह से वो एक इतनी सॉरी, इतनी दयनीय वीक स्टेट में है कि even something as gentle and pleasant as spring, कोई एकदम स्प्रिंग जैसा जेंटल और प्लेजेंट चीज़ भी अगर उनको जो है हार्ड लग सकती है, उनको पेन दे सकती है. द पुअर लिटिल थिंग्स कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर देमसेल्व्स. ये जो पुअर लिटिल थिंग्स हैं ये अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सो स्मॉल एंड दस हैव टू डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ अदर्स टू सर्वाइव. वो इतने छोटे हैं, वो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते. ना वो अपने लिए फूड अरेंज कर सकते हैं, ना शेल्टर अपने लिए अरेंज कर सकते हैं. तो वो टोटली डिपेंड हैं दूसरों पे, उनकी दया पे टू सर्वाइव. Therefore, the speaker feels that he must appeal even to spring
to be gentler than it already is to the cups. तो इसीलिए स्पीकर को लगता है कि वो स्प्रिंग से रिक्वेस्ट करें, उसे प्लीड करें कि वैसे तो वो बहुत जेंटल है लेकिन इन फॉक्सेस के लिए वो और जेंटल हो जाए ताकि इनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन दिस पोम द पोएट स्पीक्स टू स्प्रिंग एंड मार्च एज इफ दे वर पीपल and appeals to them to show the qualities of kindness, understanding and mercy. Why do you think the poet has asked things in nature to show these human qualities? You can choose more than one answer. अब ये जो हमने बात की थी पर्सोनिफिकेशन की, कि जो पोएट है उन्होंने बोला है like walk softly, speak softly, तो basically he is considering wind as spring या मार्च को वो कैसे कंसिडर कर रहे हैं, ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे रहे हैं वो उनको. तो क्यों तुमको लगता है यहाँ पे कि जो पोएट है वो नेचर को ये ह्यूमन क्वालिटीज़ जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है? टू ऐड इमोशन टू द पोम. Yes, that is one point. To show us that these basic human qualities are absent in human beings themselves. क्या ऐसा है कि ह्यूमन बींग्स में ये क्वालिटीज़ नहीं होती है? टू टेल अस दैट द नेचर कैन बी वेरी हार्श समटाइम्स. हाँ, ये हो सकता है कि नेचर कभी कभी बहुत हार्श हो जाता है. टू रिमाइंड अस टू शो दीज क्वालिटीज़ टूवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर. क्या वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ये क्वालिटीज़ एनिमल्स और नेचर्स की तरफ दिखानी चाहिए? इनमें से कौन सा आंसर है? तो इसमें ए, बी और डी ये चारों पॉइंट्स हैं जो वाकई सही हैं. पहला कि इस पोम में इमोशन ऐड करने के लिए उन्होंने ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है. टू शो अस दैट दीज बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज आर एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स. ह्यूमन बींग्स में आज ये क्वालिटीज़ नहीं है. क्यों? क्योंकि हंटर्स ने ही तो मारा है ना. अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होते, काइंडनेस होता, कंपैशन होता, तो वो इस तरीके से मारते ही नहीं. एंड टू रिमाइंड अस टू शो दीज क्वालिटीज़ टूवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर. और वो जब नेचर से अपील करें ना, वे वो हमें भी बता रहे हैं कि यू ऑल्सो शुड हैव द सेम काइंडनेस, सेम कंपैशन फॉर एनिमल्स who have not done any harm to you, right? So these were the question answers of this poem. I hope you understood them well. Poem बहुत easy थी. In fact, question answers भी बहुत easy थे. Plus it gives you a beautiful message that we are humans and trust me, we are blessed to have emotions inside us. And especially हमारी सबसे बड़ी blessing क्या है पता है? हम express कर सकते हैं. If you like someone, express. If somebody has helped you, show gratitude. Express. किसी से कोई बात बुरी लगी है, अंदर रखने की जगह express. अगर आपको लगता है किसी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया, express. लोगों को for granted नहीं लेना है हमें. जब हम एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास ही है वो ऑप्शन कि हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन इज़ अ ब्लेसिंग. सो दैट इज़ इट. This was the message of this poem. I hope you understood it well. In our next video, we are going to start with the 11th unit of this particular book. Take care of yourself. Do not forget to visit our website magnetbrains.com. Here you can find all these videos very easily. What you have to do? Class select करो. सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, टॉपिक्स आ जाएंगे. अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर का कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, उस पर क्लिक करो, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स इट. दिस इज हाउ योर वीडियो विल अपीयर. सो थैंक यू सो मच once again. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye.